ओके, तो कल के लेक्चर में कोई भी डाउट? ये पढ़ा था थोड़ा बहुत, कोई आइडिया है? अच्छा, मैंने अभी शेयर किया, हाँ, कि कभी ऐड कर चलो। तो यहाँ तक तो हमने सारा कवर कर लिया था, है ना, सेक्शंस के पार्ट्स। अब करना क्या है, मेन बॉल गेम, जो कि है ऑर्डर्स। ए टू जी आपके 51 तक दे रखे हैं सीरियल वाइज, पर आपने याद नहीं करने हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ पे, अगर आप जुडिशरी के क्रैश कोर्स के लिए बैठे होते, फिर मैं एक्सपेक्ट करती कि आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन ऑर्डर 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है। एक सेकेंड, ये क्या किया इन्होंने? ये कब आया यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा देखो, हमने वैसे तो सीआरपीसी भी कहानी की तरह ही किया था, ये भी उसकी तरह ही करना है। ठीक है, आई विल ट्राई टू सिट ऑन दिस समहाउ। या तो ये नंबर ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं कि कितने कितने रूल्स हैं इसके अंदर। लेट मी ओपन सीपीसी आल्सो। फिर उतरना पड़ेगा मुझे? नहीं, एज आई सेड कि जो आपके सेक्शंस हैं वो तो बताते हैं क्या करना है, ठीक है, और करना कैसे है वो कौन बताता है? ऑर्डर्स बताते हैं। ऑर्डर 1 जो है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। पार्टीज टू द सूट, कौन कौन सूट्स की पार्टीज होंगी। अगर किसी को इनिशियली ज्वाइन नहीं किया है तो क्या हम बाद में कर सकते हैं? बाद में पता लगा अच्छा दिस वाज आल्सो द पार्टी टू द सूट। गलत ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा? नॉन ज्वाइंटर होता है, ज्वाइन ही नहीं किया, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाया ही नहीं। मिस ज्वाइंटर क्या होता था? नहीं बनाना था, बना दिया, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन, ऑर्डर 13, ऑर्डर रूल 13 वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8 विच टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया। कहते देखो, ये ए टू जी पार्टीज को ऐड किया, नहीं किया, गलत टाइम पे किया, अच्छा अगर कर दिया और कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये पार्टी नहीं होनी चाहिए तो स्ट्राइक आउट करना है। क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकती है ऐड करने के लिए? क्या कर सकते हैं? सारा का सारा प्रोसीजर अपना पार्टीज के रिलेशन में किसमें दे रखा है? ऑर्डर 1 के अंदर। ऑर्डर 2 रूल 2 क्या कहता है? अब पार्टीज वो क्या लेके आएंगी? सूट। एक सूट फ्रेम होगा तभी तो सीपीसी के अंदर प्रोसीडिंग्स चालू होंगी। सीआरपीसी में ट्रायल होता है, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होता है। अच्छा देखो, ऑर्डर 2 रूल 2 सेट सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, जो उठाया जा भी सकता था और उठाया जाना भी चाहिए था, ठीक है। ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जी हमें एक ही बंदे से 4 दिक्कतें हैं, एक ही सूट में डल जाएंगी। इसके रिलेशन में ए टू जी ऑर्डर 2 बात करता है। फिर आ जाओ आप सीधा ऑर्डर 4 के ऊपर। कहते सूट जब फ्रेम हो गया उसके बाद इंस्टीट्यूट होगा, करेक्ट। देयर आर फ्यू ऑर्डर्स जो आपके सारे के सारे प्रोसीजर से डील करते हैं कि अगर प्रोसीजर चलना है तो ऐसे ऐसे इस सीध में चलने वाला है। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई, जैसा लॉ ने कहा तुमने वैसा वैसा करते चले गए, तो ये प्रोसीजर होने वाला है।
कुछ आपके ऑर्डर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम अराइज हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उससे डील करते हैं। कुछ आपके ऐसे हैं जैसे इन्होंने कहा कि जी पार्टीज होनी चाहिए, ऑर्डर 1 ने कहा, है ना। तो पार्टीज कौन कौन हो सकती है? सरकार हो सकती है, नेवी हो सकती है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी हो सकते हैं, आपकी इंडिजेंट हो सकता है, इंटरप्रीटर हो सकते हैं। डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, डिफरेंट ऑर्डर्स, राइट। तो इस तरह अगर मैं आपको एक पैटर्न बनाऊं, क्या बनता है? इन्होंने कहा जी यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोसीडिंग है, ठीक है। ऑर्डर 1 क्या कहता है? पार्टीज होनी चाहिए। ऑर्डर 2 क्या कहता है? वो सूट फ्रेम करेंगी। ऑर्डर 4 क्या कहता है? इंस्टीट्यूट करेंगी। ऑर्डर 5 कहता है जी समन्स भेज देंगे। ऑर्डर 6 कहता है देखो दो तरह की प्लीडिंग्स होंगी, प्लेंटिफ और प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर 7 स्पेसिफिकली प्लेंट की बात करता है, ऑर्डर 8 स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट की बात करता है। जब दोनों पार्टीज आ गई तो ऑर्डर 11 में आपकी एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो जाएगी। दोनों पार्टीज मेरे सामने आ चुकी हैं। अब 10 सॉरी 10 वेरी सॉरी, ये पार्टीज मेरे सामने खड़ी हैं। मैं अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं कि आपके प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से कि इशू है क्या, तो मैं एग्जामिन करूंगा, ठीक है। एग्जामिन कर लिया, फिर मैंने ऑर्डर 14 में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया। 15 में क्या हुआ? मुझे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअल में मैटर तो कोई है ही नहीं, तो पहली हियरिंग पे ही डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। पहली हियरिंग पे अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करना है मुझे, तो मैं ऑर्डर 16 के अंदर विटनेसेस को समन कर दूंगी, एडजॉर्नमेंट करनी होगी कर दूंगी। ऑर्डर 17 भी आपका इंपॉर्टेंट है जी। 17 के बाद क्या है? सारी राम कहानी सुनने के बाद मैंने ऑर्डर 20 के अंदर, सॉरी ऑर्डर 18 में क्या है? हियरिंग ऑफ द सूट। एग्जामिनेशन करने के बाद सूट डिस्पोज ऑफ नहीं किया, समन्स भेज दिए विटनेस को। 18 में हेयर कर लिया सारा का सारा सूट और 20 के अंदर जजमेंट कर दी पास। इतना है ये सीधा सीधा सा सीपीसी का प्रोसीजर। पर ये जो ऑर्डर 1 है ना, ये कहता है कि पार्टीज होनी चाहिए। देयर आर फ्यू ऑर्डर्स जो सिर्फ डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर 3 recognized agents, पार्टी खुद नहीं आना चाहती, एजेंट के थ्रू आना चाहती है। हम क्या साइन करवाते हैं? वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, कि ओके फाइन यू अलाउ अस टू अपीयर इन एवरी हियरिंग थ्रू यू। आप कभी भी जब कोर्ट में जाके बहस सुनते हो ना, वहां पे वो ये नहीं बोलते माय लॉर्ड माय क्लाइंट, माय लॉर्ड माय क्लाइंट। माय क्लाइंट तो वर्ड ही यूज नहीं होता। माय लॉर्ड आई हैव बीन देयर, माय लॉर्ड आई हैव नॉट डन दिस, माय लॉर्ड आई हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड द डॉक्यूमेंट्स। लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी करता है। ऑर्डर 27 क्या कहता है? सूट सरकार के खिलाफ है या सूट सरकार ने करना है। 28 क्या कहता है? आर्मी नेवी वाले लोग, हाँ जी, ये देखो 27 क्या कहता है? गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स। 27A, अगर आपका सूट एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन है, सर मेरे केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई है, तो इसको प्लीज देख लिया जाए। सूट आर्मी वाले लोगों ने डालना है या आर्मी वालों के खिलाफ डालना है? कॉरपोरेशंस के खिलाफ डालना है या कॉरपोरेशन ने डालना है? फर्म्स के खिलाफ डालना है या, और यहाँ पे ट्रस्टीज, यहाँ पे माइनर्स, यहाँ पे फैमिली, इंडिजेंट, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी, इंटरप्लीडर, फ्रेंडली सूट्स।
क्या ये सारे के सारे ऑर्डर सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, वो बात नहीं कर रहे, माइनर पार्टी होगी तो 32 देखेंगे, फैमिली के रिलेशन में कोई पार्टीज होंगी 32A देखेंगे, इंडिजेंट होगी पार्टी। ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि सूट चलाना कैसे है, ये कह रहे हैं इन लोगों ने डालना है तो कैसे डालना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फिर कहते हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने जो ये सरकार वाली चीज है ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आपने सरकार के खिलाफ सूट डालना है, अगर तो वो सेंटर होगी तो आप लिखोगे यूनियन ऑफ इंडिया, अगर वो स्टेट होगी तो लिखोगे स्टेट ऑफ XYZ, हरियाणा, गुजरात, व्हाटएवर। ठीक है, तो प्रोसीजर बताया है कि आप सूट इंस्टीट्यूट कैसे करोगे सरकार के खिलाफ। सब्सटैंटिव लॉ क्या बताते, कहते देखो करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना, और एग्जीक्यूशन करवानी है तो 3 महीने का नोटिस देना। उन्होंने तो प्रोसीजर बताया कि क्या करना, कैसे करना है 27 बताता है। ठीक है, तो 27 से लेके 36 तक सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटीज बताई गई हैं कि डिफरेंट कैपेसिटी में लोग, सॉरी डिफरेंट कैपेसिटी में डिफरेंट पार्टीज कैसे सूट इंस्टीट्यूट करेंगी या डिफेंड करेंगी। गॉट माय पॉइंट। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है। तो ये आपके कौन से ऑर्डर्स हुए, ऑर्डर 3 प्लस ऑर्डर 27 टू ऑर्डर 36, राइट। अब कहते देखो जरूरी नहीं है कि हमने जैसा कहा है लोग वैसा ही करें, तो व्हाट इफ सम प्रॉब्लम्स अराइज। प्रॉब्लम्स अराइज हुई तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे ज्यादा प्री में पूछे जाने वाला सवाल, ऑर्डर बहुत पूछते, प्लेंटिफ नहीं आया क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया क्या होगा, दोनों नहीं आए क्या होगा। ये डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट हम ऐसे मानकर चलेंगे जैसे डिफेंडेंट ने कोई डिफेंस रेज ही नहीं किया, प्लेंटिफ आया हुआ है, एक्स पार्टी हो जाती है। ठीक है, इसमें ना कुछ पीरियड्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा उसको प्लीज ध्यान से रीड आउट करना कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है, बिकॉज एक से ज्यादा मिलती जुलती रिविजन आपको दिखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, this is not to scare you but just to make you aware so that you do not make the mistake, correct। आपका ऑर्डर 4 रूल 1 क्या बोलता है जी, प्लेंट के साथ एफिडेविट लगेगा एक, ऑर्डर 1 रूल 2 सबसेक्शन 2 है आई बिलीव। प्लेंट के साथ क्या लगेगा, एफिडेविट लगेगा। अगर आपने नहीं लगाया एफिडेविट तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई में रिजेक्शन है, ऐसा ही है। फिर उसके बाद ऑर्डर 9 रूल, ना ना ना, रूल 5 में शायद वो क्या बोलते हैं, वेट लेट मी सी, आई डोंट वांट टू टेल यू रॉन्ग। क्या जी आपका ऑर्डर, whosoever studies through iPads and laptops,
I don't think I'll ever be able to match them. आप इतना स्क्रॉल कैसे करते हो? अच्छा ये देखो, ऑर्डर 7 रूल 9 है आई गेस. This is 3, want to get to 7. Let me know अगर मैं आगे निकल जाऊंगा. आ गया 6 आ गया ना. 7 7 9. ऑर्डर 7 रूल 9. 7 रूल 9 देखो क्या कह रहा है. 7 रूल 9 कहता है जी, जब आपकी समन सर्व हो गए, पहले तो ऑर्डर 9 रूल 5 सिमिलर सी बात करता है कि देखो समन्स अनसर्व्ड आए हैं, आपने 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा फीस डिपॉजिट नहीं की, सो डिसमिस. ऑलरेडी ये मार्जिनल नोट उठा के वो डाल देते हैं और वो पूछ लेते हैं ये किस फॉलोइंग प्रोविजन में दे रखा है. अब यहाँ देखो कहते हैं एडमिट हो गई प्लेंट. ऑर्डर 5 रूल 9 क्या बोल रहा है? सॉरी, एक बार देख के बताओ. या where the court orders that summons be served on defendant in the manner provided order 5 rule 9. It will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are many defendants. सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लेंट देते हो, प्लेंट की एक कॉपी देते हो. क्यों? कि हमने साथ में समन्स में भेजनी है. और जब वो एडमिट हो जाती है तो वो देखते हैं अच्छा नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स 5 है जी, हमें 5 प्लेन पेपर्स पे और अपने प्लेंट की कॉपी दीजिए. अगर ये नहीं किया तो ऑर्डर 7 रूल 11 में एफ में आपकी रिजेक्ट होती है. आपने नॉर्मल प्लेंट के शुरू में ही गड़बड़ कर दी, ऑर्डर 4 रूल 1 में गड़बड़ कर दी, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डुप्लीकेट में नहीं दीजिए. सॉरी, यहाँ मैंने एफिडेविट लिखा ना, यहाँ डुप्लीकेट आना है. प्लेन डुप्लीकेट में आती है, एक ओरिजिनल आती है और एक डुप्लीकेट आती है और उसके साथ एफिडेविट लगता है. तो कहते हैं अगर आपने ऑर्डर 4 रूल 1 के हिसाब से ऑर्डर 4 रूल 1 के हिसाब से प्लेंट के साथ डुप्लीकेट प्लेंट नहीं दी, क्या होगा? ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई में रिजेक्शन है. आपने डुप्लीकेट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, सब दे दिया. अब उतनी कॉपीज नहीं सप्लाई की जितने डिफेंडेंट्स हैं. तो आपकी, मैंने ऑर्डर, हाँ ऑर्डर 7 रूल 9 लिखना था. तो अगर आपने ऑर्डर 7 रूल 9 के हिसाब से नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लेंट नहीं दी तो आपकी रिजेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज एफ में होती है. स्लाइड सा चेंज, प्रोविजन में चेंज आ जाता है. This is again not to scare you, just to make you aware of the fact that CPC has because हमने go through नहीं किया होता. मतलब CPC तो ऐसा है कि एक इंसान को नए जंगल में बस खुला छोड़ दिया कि जाओ ढूंढो दूसरा एंड.
पागल हो जाओगे आप। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो लोग बड़ी देर से जंगल में रह रहे हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा फिगर आउट होना शुरू हुआ है कि अच्छा ये वाला ट्री तो सेंटर में है, ये वाला इधर से जाना, उन्होंने अपने रास्ते रुस्ते से बना रखे हैं जो फिगर आउट कर पाते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है। सीपीसी इज जस्ट लाइक दैट, इट्स लाइक अ ह्यूज फॉरेस्ट। अगर आपको एकदम से थ्रो इन कर दिया जाए, आप फिर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि देख के भी गलत आंसर कर दो। So we have to be very very present minded that what exactly has been asked. समझ में? Okay, so coming back to here, अब कहते देखो ना, जब कुछ गड़बड़ आई बीच में, गड़बड़ क्या आई? सबसे पहली गड़बड़, पार्टी अपीयर नहीं हुई। आपने तो भेज दिए, समन नहीं आए डिफेंडेंट, क्या करोगे? कहते डिफेंस से स्ट्रक ऑफ कर देंगे, एक्स पार्टी डाल के, खत्म। पहली प्रॉब्लम, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। लेट्स सी द अदर। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर मेरे को वो डॉक्यूमेंट चाहिए अपने केस के लिए, जो कि किसके पास पड़ा? डिफेंडेंट के पास पड़ा। कि दे दो प्लीज। ठीक है। प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट बुला रही है कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, लेके आओ। एडमिशंस, एडमिशंस क्या हुआ? एविडेंस में कुछ तो एडमिशंस पड़ा होगा। नॉर्मल मतलब क्या होता है एडमिशन का? कुछ एडमिट करना, फैक्ट एडमिट करना कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था पर रीच नहीं। एडमिशंस कैसे करनी है? फिर 22 पे आ जाओ। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स आ रही हैं। कोई पार्टी की डेथ होगी, क्या एलआर ऐड होंगे? कब तक ऐड होंगे? इसमें आपका होता है राइट टू सू सरवाइव किया है कि नहीं किया। राइट टू सू सरवाइव पे क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा 22 खोल लेना। राइट टू सू सरवाइव एज इन आई हैड अ राइट टू सू, और डेथ होगी बंदे की। अगर तो वो सरवाइव कर रहा था तो एलआर ऐड हो जाएगा। अगर वो राइट टू सू सरवाइव ही नहीं कर रहा था, खत्म ही हो गया, तो एलआर को ऐड करके अपने को क्यों बढ़ानी है प्रोसीडिंग्स? राइट टू सू सरवाइव समझे? कि वो एग्जिस्ट कर रहा था फर्स्ट प्लेस में, कि अगर वो इंसान जिंदा होता तो वो सूट डाल सकता था या आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। ठीक है। पार्टी की मैरिज हो गई या पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, तो ऑर्डर 22 डील करता। पार्टी अब दोबारा, अब आगे ये केस फॉरवर्ड नहीं लेके जाना चाहती, विड्रॉ करना चाहती है, पूरा का पूरा केस विड्रॉ करना चाहती है या एक सेट ऑफ क्लेम्स विड्रॉ करना चाहती है। ऑर्डर 23 बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट। पेमेंट इनटू कोर्ट क्या होता है? मैं कह रही हूँ कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूँ मुझे अभी पैसे मत दो, पर इससे पैसे लेके एक बार कोर्ट में रखो, इससे लो पैसे, ये तो लेके भाग जाएगा। सो आई वॉन्ट दिस पर्सन टू डू द पेमेंट इनटू द कोर्ट, ताकि मेरे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे। सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। कमीशन मैंने आपको बताया था सीआरपीसी में भी, जब हम नहीं जा सकते तो, और ये इसमें गवाही नहीं लेनी है हर जगह। इसमें क्या है, आपने कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट करना है, आपने जाके किसी को भेजना है कि जाके देखो इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। जज को बैठे बैठे थोड़ी पता है कि कितने एसेट्स कितने हैं इसके नाम पे, तभी तो हम प्रॉपर्टीज अटैच करेंगे। हाउ वुड अ जुडिशियल ऑफिसर नो व्हाट आकांक्षा ओन्स? गेट माय पॉइंट? जब आप जज लगते हो ना, you have to give a list of properties of your family, of you, of your parents, everyone, कि आपके पास क्या क्या है। राइट? वो क्यों होता है कि आप
फालतू खर्चे ये ना दिखा सको जी घर वालों के, घर वालों के पास कुछ प्रॉपर्टी तो हो। कहाँ से आ रहे हैं ये? कुछ लोग जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, के पास इनकम बहुत आती है। सो व्हेनेवर इवन इफ यू गो अब्रॉड, आपको ए टू जी डिटेल्स देनी होती हैं कि ये पैसे हैं और ये कहाँ से आए। हाई कोर्ट कीप्स एक्सट्रीम चेक ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस कि आप करप्शन ना करो, मतलब हल्की सी भी इधर उधर एंड यू गॉन, आपके फोन्स भी टैप होते हैं। हाई कोर्ट तो पहुंच जाओ तो फिर तो बल्ले बल्ले। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। Your phones, I don't know how true is this or not, but I've heard your phones are tapped. Again, to know whether you're doing this or not. But again, हमने उनको लिस्ट दी तभी उनको पता, तो एक पार्टी लिस्ट क्यों देगी मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मान लो अगर किसी की प्रॉपर्टी हमने अटैच करनी है, कुछ करना है, तो हमने बोला कि ये हमने बंदे अपॉइंट किए हैं, जाओ प्लीज पता करके आओ इसके नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है, कर दी। तो आपका जो सेक्शन है 26 से रिलेटेड, आई गेस 87 है, पता नहीं कौन सा है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स के लिए एक कमीशन नहीं कर सकते हैं हम इशू। लेट मी शो इट टू यू। कौन सा सेक्शन बोला था अभी आपको मैंने? 75। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, एग्जामिन एनी पर्सन, ये तो नॉर्मल है, एग्जामिनेशन के लिए तो जाती जाती कमीशन। टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और adjust accounts, to make a partition, to hold scientific, technical or expert investigation, to conduct a sale of property। हमें ये पता लगा आपके पास प्रॉपर्टी है which is subject to some speedy and natural decay, ये तो खराब हो जाएगी अगर इसको रखे रखा हमने, फिर हमारे पर्पस की क्या है, तो कहते बेच दो। और टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेते हैं, फॉलोइंग किस फॉलोइंग एक्ट्स के लिए कमीशन इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑर्डर्स देखने हैं, सेक्शंस देखने हैं, करना क्या है, सेक्शंस देखने हैं। ठीक, यहाँ पे भी है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जूरिसडिक्शन के बाहर कुछ करना, गॉट माय पॉइंट, इनमें कर सकते हैं, वो एक ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। So you have to stick to the barrett. Don't use your brains there at all. Stick to the barrett. That's all. ठीक है, इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी, कोई अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी। अगर प्रेपोजिशन आ जाती है आईपीसी की इलस्ट्रेशंस खोल के देख लेना, इलस्ट्रेशंस में से ही डाल लेंगे। ये नहीं सोचना अगर इसने ए ने बी को ऐसे नहीं ऐसे मारा होता तो क्या होता। जो आपके सामने प्रेपोजिशन पड़ी है वो प्रूव्ड फैक्ट्स की पड़ी है, ये केस साबित हो चुका है, अब आप बताओ क्या लायबिलिटी है। बात समझे, टाइम कम है अपना दिमाग लगाने का, इधर ही ध्यान रखना सारा का सारा, ये तो बता रही हूँ। एक बार पिछली वाली क्लास देख लेना, यू विल गेट टू नो वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। तो कमीशन समझे, ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। अब आ जाओ जी 38 पे, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। अरेस्ट या अटैचमेंट हम तब करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि ये इंसान भागने वाला है,
या ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी विद बैड इंटेंशन एक दूसरे बेनामी ट्रांजेक्शन समझते हैं, है ना? जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके उनके नाम थोड़ी होता कुछ, या मम्मी के नाम होता है या बेटी के नाम होता है। मम्मी और बेटी की प्रॉपर्टी अटैच हो नहीं सकती, जो वुमेन की प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अब मान लो मुझे ये लग मैंने कहा सर ये इंसान ना इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, इसको पता है ये हारने वाला है, ये धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी। हाई कोर्ट जज ने क्या किया, इंस्पेक्शन करवाई एंड इट फाउंड आउट टू बी ट्रू। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अटैच द प्रॉपर्टी और उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी तुमने सेल ऑफ की है हमें ये बताओ कैसे करी है, एकदम से कैसे कर दी? तो तुम्हें पता था कि ये हम अटैच करने वाले हैं, तो वो उसको कैंसिल कर देता है। मान लो 2 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, बिल्डर है एक इंसान, उसने 2 साल 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैंने ये घर बी को बेचना जब ये बन जाएगा, तो मैं साबित करूंगी कि सर ये मैंने कोइंसिडेंटली अभी ट्रायल के टाइम पे नहीं की है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 2 साल पहले का हो रखा है, तो आई एम तो डूइंग इट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी की अटैच ना हो सके। बात समझे? तो ये क्या है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। टेम्पररी इंजंक्शंस, ये भी तब तक जब तक जजमेंट नहीं पास हो जाती। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसका क्या प्रोसीजर है सारा का सारा। तो ये तो आपकी वो प्रॉब्लम्स हैं जो विद इन दी प्रोसीडिंग्स आ जाती है। उसके बाद देख लो क्या है, उसके बाद तो अपने पास अपील ही अपील है। अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने लगाई है, अपील फ्रॉम द एपिलेट डिग्री, जेएमआईसी से एपिलेट कौन हुआ, जेएमआईसी, हाँ डिस्ट्रिक्ट जज से एपिलेट हाई कोर्ट। तो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स बाय इंडिजेंट, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस रिव्यू, ये सारी ये तो आपके इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये आपका सारा का सारा एक चार्ट क्या बना है कि ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक सिंपल गेम चल रही है एक्सेप्ट फ्यू ऑर्डर्स। ऑर्डर 1 क्या कहता है, पार्टीज ये होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटीज डिफरेंट डिफरेंट, ये वाले ऑर्डर्स बता देते हैं। ऑर्डर 3 और ऑर्डर 27 से ऑर्डर 36 तक। फिर कुछ प्रॉब्लम आई, ऑर्डर 9 बताता है, ऑर्डर 22 बताता है, ऑर्डर 10 और 11 12 और 13 बताता है कि ये इश्यूज अगर अराइज होते हैं तो हमने उनको कैसे केटर करना। गॉट माय पॉइंट? नाउ देयर आर फ्यू sections that I want us to have a look into. Reason being, it might confuse you even if वो आपके सामने पड़े, है ना? लॉ अगर इतनी आसान होती कि किसी ने पहली बार पढ़ी और समझ में आ गई तो सीपीसी किसी के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होती थी। सीपीसी डरावनी दिखती है तो उसमें हम हमेशा गलती करते हैं। एक तो आपने देखना है जी सेक्शन 60, ओए होए होए बहुत प्यारा सेक्शन है। Generally when we read it we think that this is a list of things that cannot be attached, या सॉरी कैन बी अटैच्ड, क्योंकि टाइटल बोलता है क्या है, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन, कि ये फलानी फलानी प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती है, लिस्ट दी हुई है। पर हम ये पढ़ना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में कि ये तो प्रोवाइजो का पार्ट बनता है। ये जो पूरी लिस्ट है ना ए से लेके लास्ट तक, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल नॉट बी लायबल, आप वो सवाल डालेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड, आप ये लिस्ट ही फरोलते रह जाओगे, पागल हो जाना आपने, है ही नहीं आंसर, है ही नहीं आंसर, कहाँ है आंसर, कहाँ है आंसर, पर लिस्ट तो ये दे रखी है। क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लायबल टू बी अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन, लैंड, हाउस, बिल्डिंग, गुड, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, फलाना ढमकाना, ये सारी लंबी सी लिस्ट है। ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकती हैं। पर कौन सी अटैच नहीं हो सकती, सिंपल सिंपल से तो
नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स ऑब्वियसली, पर इसके अंदर आपके मनीष मल्होत्रा के लहंगे नहीं आते, सब्यसाची के नहीं आते, दे आर नॉट योर नेसेसरी वेयरिंग अपैरल। आपका नेसेसरी वेयरिंग अपैरल वर्साची का हो सकता है, वी डोंट माइंड, बट अगर कोर्ट ने आपका मनीष मल्होत्रा का लहंगा ऑक्शन कर दिया, 50,000, 10,000, 2 लाख में भी खरीद लेंगे लोग, राइट। फिर टूल ऑफ आर्टिसंस, अगर एक आर्टिसन के आपने टूल्स देखने हैं, उससे वो पैसा कमाता है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते, जिससे अपना वो लाइवलीहुड वो अर्न कर रहा है। Houses and other building with materials on the sides thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment belonging to an एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट की लैंड अटैच नहीं कर सकते हो आप। बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेयर राइट टू सू फॉर डैमेज, कि सर मैं बी कह रहा है सर मैंने सी से पैसे लेने थे, उसको बोला मेरे को ना देके ए को दे दे, मैंने दिवांशु से पैसे लेने हैं, do I have a right to sue you for damages? I said, sir, I have to get money from Divanshu. Tell him to give money to the degree holder. ये एक सिर्फ राइट है जो मेरे को सू फॉर डैमेजेस करने बोल रहा है कि सर ओ दिवांशु ने तो मेरी गाड़ी तोड़ी थी, इसे मुझे कुछ पैसे देने हैं, इसको बोलो मुझे ना देके इधर दे दे, नहीं अटैच हो सकता। स्टाइपेंड्स, ग्रेटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पार्ट दिस आई और इसका प्रोवाइजो और इसका ये आई ए, ये पूछते हैं, एंड दिस कंफ्यूजेस everyone. What you have to remember, what can be attached and what cannot be attached. जब आपकी डिग्री एनी डिग्री अदर देन मेंटेनेंस, एनी डिग्री, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, X is the salary of the person, उसमें से कहते हैं 1,000 रुपए निकाल के साइड रख दो, पॉकेट मनी बंदे को देने के लिए, और जो बचती है उसका 1/4 अटैच कर दो, 1/4 अटैच कर दीजिए। याद करने का सिंपल तरीका, शादी करने से पहले 2000 बार सोचो। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल सैलरी में से आपको 1,000 रुपया छोड़ देंगे और टोटल जितनी बचेगी उसका 3/4 अटैच हो जाता है। क्या बना? यू अर्न 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में से 1,000 साइड रख दिया, 99,000। अब 99,000 का 3/4 बीवी के पास जाएगा, सो वाइफ गेट्स दी गुड मेंटेनेंस। याद करने का मेरे को तो सिंपल तरीका यही लगा था। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके पूछूं कि कोई ऐसी डिग्री है जो मेंटेनेंस की नहीं है, नॉर्मल डिग्री है, मनी डिग्री है, और आपकी सैलरी अटैच होनी है, तो कितनी अटैच हो सकती है? 1/4। कितनी नहीं अटैच होगी? 3/4 नहीं होगी अटैच। और मेंटेनेंस की उसमें 3/4 ज्यादा पोर्शन अटैच होता है, 1/4 बची रहेगी आपकी, इसमें 3/4 बची रहेगी आपकी। तो अगर इम्प्लीकेशन से क्या हुआ, नॉर्मल डिग्रीज में 1/4 होती है, 3/4 नहीं होती है। मेंटेनेंस की उसमें 3/4 होती है, 1/4 नहीं होती है। आई देखो क्या कह रहा है, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1,000 रुपीज कैन नॉट बी अटैच्ड, प्रोवाइजो के साथ अगर हम रीड करते हैं, समझे?
ओरिजिनल सैलरी का फर्स्ट 1000 रुपीज अटैच नहीं करेंगे, x माइनस 1000 सही रहा, एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर कैन नॉट बी अटैच्ड, मैंने आगे उल्टे लिख दिया, 2/3 है यहाँ पे, 1/4 भी लिखा। Two-third cannot be attached. मेजर चंक ऑफ योर सैलरी अटैच नहीं हो सकता है नॉर्मल डिग्री में, ठीक है, बट one-third of the salary in execution of the degree of maintenance cannot be attached. आपकी टोटल उसका सिर्फ 1/3 अटैच नहीं हो सकता, बाकी सारा का सारा अटैच हो जाएगा। तो इसमें आपको वो कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन ध्यान से पढ़ना, सवाल पूछा क्या है, कैन बी अटैच्ड है कि कैन नॉट बी अटैच्ड है, बात समझ में आई? गई ऊपर से? प्रोवाइजो क्या कह रहा है, ये फॉलोइंग लिस्ट अटैच नहीं हो सकती। आई क्या कह रहा है, सैलरी का फर्स्ट 1000 भी अटैच नहीं हो सकता, और बची हुई सैलरी का 2/3 अटैच नहीं हो सकता। या आप ऐसे लिख लो, इसमें पेरेंट्स हैं आपके पास, इसको मार्क करके लिख लो कैन नॉट बी अटैच्ड, सो दैट आपको पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन ना हो। और इसमें भी है 1/3 कैन नॉट बी अटैच्ड, यहाँ पे इसके हिसाब से कर लेते हैं। 1/3 कैन नॉट बी अटैच्ड, 2/3 कैन नॉट बी अटैच्ड, ठीक है। और आप वहां पे 200% कंफ्यूज होते हैं इसमें। शिवानी तो अभी भी लग रही है, काट दो, छोड़, स्टिक एज आई सेड, स्टिक टू बैरेक्ट। 11 IA, हाँ, 1/3 ऑफ द सैलरी ऑफ द इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस। मेरे को 1000 क्यों याद आ रहा था, मेरे को अपने बैरेक्ट की फोटो याद आ रही है, वो x माइनस 1000 इंटू 2/3 1/3 ऐसा कुछ मैंने यहीं कहीं ऊपर लिखा हुआ था, that was flashing in my head as of now. So please again read carefully what has been asked. This is important. And और सेक्शन कौन सा इम्पोर्टेंट है, और आपका सेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है जी रेस्ट और डिटेंशन में। देखो सब्सिस्टेंस अलाउंस कहाँ है, 57, ये आपके ऑर्डर 21 से रीड करना है, रूल 32 प्लीज एक बार चेक करो, ऑर्डर 21 में कौन सा रूल है उस पे। अब मैंने आपको कहा था कि डिग्री ऑफ मनी में विमेन का रेस्ट या डिटेंशन नहीं होता, स्ट्रेट अप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन से सेक्शन के द्वारा औरत का अरेस्ट या डिटेंशन नहीं हो सकता, सिर्फ मनी डिग्री में 56 मना करता है। कौन से ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे छोड़ा जा सकता है, इलनेस के ग्राउंड में कब छोड़ा जाएगा, ये सिर्फ अरेस्ट की बात करता है, ये अटैचमेंट की बात करता है, ठीक है। देन कमिंग टू द अनदर मेजर चंक, $64 भी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द अटैचमेंट टू बी वॉइड। जब प्रॉपर्टी अटैच ही हो गई तो आप एलिनेशन होता है डिस्पोज ऑफ करना, मॉर्गेज करना, सेल कर देना, किसी भी तरह। एलिनेशन वैसे टेक्निकली सेल में फॉल करेगा, राइट। तो जस्ट
आपके हाफ ऑफ द आंसर्स आपके टाइटल से आ जाएंगे, पर जो टाइटल से नहीं आएंगे वो अंदर वाला मैंने आपको बताया। और एक डिग्री की अपने थोड़ी सी लास्ट ऑफ द लेक्चर में देखेंगे डिग्री क्या होती है। नाउ कमिंग टू योर ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बताती हूँ। पहला वाला तो इंपॉर्टेंट ही है, बता दिया मैंने आपको। 2, 3, 4 समन्स में से बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सर्विस क्या है, अब ये देखो, सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स, सर्विस टू बी डिफेंडेंट जहां पे प्रैक्टिसेबल है या उसका एजेंट रहता है, सर्विस ऑन एजेंट by whom defendant carries on business. So this talks about how the service has to be done on different sort of people, ठीक है। Substituted service occasionally asked। अच्छा, एक और आपको फन फन नहीं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब समन्स क्रिमिनल में देने होते थे ना, वहां लिखा होता था एनीबडी, एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसमें सर्वेंट इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे एनी मेंबर ऑफ द फैमिली है, मेल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक व्हाई? जी, तो उसमें औरतों का क्या लेना देना? समझ तो समझ होता है। घर की औरत जो क्रिमिनल देख के डरेगी तो वो सिविल क्यों नहीं देख के डरेगी? सिविल के मैटर्स करोड़ों के होते हैं। चलो, समन्स देने होते हैं बीएनएसएस में। अब मेल फीमेल दोनों इंक्लूड करती है। उन्होंने कहा हाँ जी दोनों को दे सकते हो। पहले सिर्फ मेल को दे सकते थे अडल्ट, अगर ओरिजिनल बंदा नहीं है तो किसी मेल मेंबर को दे दो। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों को दे सकते हैं, ठीक है। एज ही सेड कि when a woman of the family receives a summon of a criminal case towards husband, towards anybody in the family member, probably she might not give it to the person or might get scared। नहीं, मेल को देंगे। I don't know, but this is what I heard somewhere। अब आ जाओ प्लीडिंग्स पे। ये कहते हैं प्लीडिंग्स लिखनी कैसे, या आप जो प्लेंट बनाओगे कैसे लिखनी है। प्लीडिंग सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स डालेंगे, एविडेंस नहीं बताओगे। आप अपने एविडेंस अटैच नहीं करोगे साथ में। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स क्या होंगी? पर्टिकुलर्स टू बी गिवन ओनली व्हेन नेसेसरी। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब पूरी राम कथा नहीं जाननी है हमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की, सिर्फ उतना डिस्प्यूटेड फैक्ट बताओ। आप लिखो मैंने ए से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इस दिन मिला जी, ये बातचीत हुई, ये नेगोशिएशंस हुई। वी डू नॉट वांट दैट। व्हाट डू वी वांट? कहते हैं पर्टिकुलर सिर्फ कब देने हैं? जब मांगे जाए। एंड बाय मांगे जाए आई मीन जब नेसेसरी है। अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूटेड पार्ट ही नहीं बताऊंगी तो कैसे फिगर आउट करेगा जज कि इशू है कि नहीं है दोनों के बीच में। कंडीशन प्रेसिडेंट, फिर आपने क्या लिखना है कि सर मैंने सरकार को ये नोटिस देना था, सेक्शन 80 कहता है कि 2 महीने का नोटिस देने की जरूरत है, मैं 2 महीने का नोटिस दे चुका हूँ, रिप्लाई आया नहीं है, हेंस आई एम फाइलिंग द सूट। दैट देयर वाज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू फाइल दिस सूट एंड आई हैव फुलफिल्ड इट। ये आपको मेंशन करने की जरूरत है। डिपार्चर, डिनायल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, मैलिस, नॉलेज, नोटिस, ये सारी चीजें किस तरीके से मेंशन करनी है वो प्लीडिंग्स के ऑर्डर में बता रखा है। मतलब कि ये प्लेंट पे भी लगता है और रिटर्न स्टेटमेंट में भी लगता है। कहते फालतू कहानी हमारे साथ रिटर्न स्टेटमेंट में भी नहीं पानी और प्लेंट में भी नहीं डालनी। एड्रेस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, आप लिखोगे अपनी प्लेंट में कि किस एड्रेस पे नोटिस भेजना, राइट। फिर वेरीफाई करोगे प्लीडिंग को, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है? अप्लाई कर दोगे, 6 17 का एप्लीकेशन लगती है,
कि सर हम ये करना भूल गए हैं, क्या कर दें? बस आप सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन ऐड नहीं कर सकते अपने सूट के अंदर, बाकी सब कर सकते हो। आपको कोर्ट मौका देता है कि जाओ इसको अमेंड करके ले आओ, ठीक। अगर आपने अमेंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा वो भी बताता हूँ। अब ये वाली जो चीजें हैं ये पर्टिकुलर प्लेंट से डील करती हैं। पर्टिकुलर्स क्या होंगे प्लेंट में, मनी सूट्स में क्या क्या लिखने वाले हो आप, सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट का क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है वो कहेंगे डिस्क्रिप्शन दो, कितने बीघे की है, कितने मरले की है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, उसके साथ आपके एविडेंस में क्या लगती है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगती है। When suit sues as a plaintiff sues as a representative तो कैसी होगी? So you get my point that order 7 particularly talks how the plaintiff is going to be. आप रिलीफ क्या मांग रहे हो? हम आपकी रामकथा सुनने तो बैठे नहीं है। आप बताओगे हमें क्या चाहिए? सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये बात है, और मुझे इतने रुपए कंपनसेशन में और इतने डैमेजेस के अंदर चाहिए। करेक्ट? फिर रिटर्न कब करेंगे और रिजेक्ट कब करेंगे? So here order 8 particularly talks about रिटर्न स्टेटमेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका 6 से लेके 6G तक, विच टॉक्स अबाउट योर सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ क्या होता है आपसे, ओके सिर्फ लेमैन भाषा में समझ लो, सेट ऑफ मीन्स एडजस्ट करना। चल मैंने तेरे 20 देने हैं, 10 तो तूने भी देने हैं, तो कोर्ट कहेगी ठीक है सेट ऑफ कर लो ना। तो कुछ कंडीशंस हैं इनकी जो सेट ऑफ के लिए पूरी होनी चाहिए और काउंटर क्लेम के लिए पूरी होनी चाहिए। इफ आई गेट इनटू द डिटेल्स इट्स गोना कंफ्यूज यू, खोल के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ तभी हो सकता है जब कोर्ट को पता है कि कितना पैसा सेट ऑफ करना। आप कहो कि सर मैंने इसके 20,000 देने, गाड़ी तो इसने भी तोड़ी थी, कुछ पैसे तो ये भी देगा। कोर्ट कहेगा कितने पैसे, वो कहेगा मुझे नहीं पता, कहेगा फिर काउंटर क्लेम में आओ, सेट ऑफ में ना आओ। सेट ऑफ मीन्स टू एडजस्ट, काउंटर क्लेम मीन्स मैं एक एडिशनल क्लेम डाल रहा हूँ कि सर इसने मेरे साथ ये गलत किया। रिटर्न स्टेटमेंट में आप यूजुअली एक्सेप्ट या डिनाई करते हो, और जो एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरा डिनाई करती है वो इशू बन जाता है, ठीक है जी। तो ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके होते हैं। ऑर्डर 9 मैंने आपको बता दिया हुआ है, पार्टीज ही अपीयर नहीं हुई जिस दिन समन्स में डेट फिक्स की गई है, डिसमिस कर देंगे समन जब सर्व नहीं हुए क्योंकि प्लेंटिफ ने पैसे नहीं दिए, सूट डिसमिस। जब डिफेंडेंट के पास समन्स ही नहीं पहुंचे वो कैसे लेके आएगा रिटर्न स्टेटमेंट, और आपने पैसे नहीं दिए इसलिए समन नहीं पहुंचे, सूट कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। दोनों पार्टी नहीं आती तब भी सूट डिसमिस हो जाएगा। प्लेंटिफ बोल सकता है कि सर फ्रेश सूट डाल लो, ठीक है, कि मेरा वो डिसमिस हो गया था इस वजह से मैं नहीं आ पाया, एक्सप्लेन कर दिया आके, प्लीज मेरा रिस्टोर कर लो, तो आपने डिसमिस कर दिया था, लेट मी स्टार्ट अगेन, राइट। अब 8 देखो, प्रोसीजर व्हेन ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स, फिर क्या होगा। सो देयर आर 9-13 पे बहुत पूछा जाता है कि कौन से रूल के अंदर आपकी एक्स पार्टी की डिग्री सेट असाइड की जाती है। एक्स पार्टी पता क्या होता है? when defendant is not there, summons have been served, we do have the report of the summon officer कि सर समन सर्व हो गए थे। अब आपको पता लग चुका है कि आपके खिलाफ एक केस है, आप नहीं आए हो, कोर्ट की ठीक है मत आओ, मैं प्लेंटिफ की बात सुन लूंगी। उसने प्लेंटिफ की बात सुनी, जो उसको बात जायज लगी उसने डिग्री पास कर दी। अब डिफेंडेंट आएगा सर मेरे पास तो आए ही नहीं थे सम्मन्स, मैं तो बाहर था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, जो भी उसका रीजन है एक्सप्लेन करे और सेटिस्फाइड करा ले। बात समझ में आई? अब आगे एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एडीआर में पढ़ाया था, ऑर्डर 10 रूल 1A 1B 1C
कि जैसे ही पार्टीज आएंगी, कोर्ट क्या कहता है, देखो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आप जाके ना एडीआर की हेल्प लो, लोक अदालत में लगवा लो, मीडिएशन करवा लो और आर्बिट्रेशन में चले जाओ, कंसिलिएशन में चले जाओ, कोर्ट में मत घुसो। सबसे पहले ये करता है। फिर वापस आ गए, तुम्हारा वहां सेट नहीं बैठा, अब ओरल एग्जामिन करेगा। ऑर्डर 10 रूल 2 देखो क्या लिखा हुआ है, oral examination of party or companion of party whosoever has come along with the parties. Discovery inspection में nothing to be interrogatories is basically a set of questions that I want the other party to answer. तो वो मैं दे दूंगी उसको, कितने दिन में देना है, कितने दिन में रिटर्न करना है, कब कोर्ट अलाउ करती है, तो ये सारा का सारा टाइम पीरियड्स इसमें बहुत सारे। तो अगर डिस्कवरीज पे और इंटेरोगेटरीज पे टाइम पीरियड पूछ लिया तो ऑर्डर 11 के अंदर फटाफट से ढूंढ लेना। एडमिशंस, इसका तो आई डोंट थिंक आपको मेरे को बताने की जरूरत है। एक पार्टी ने एजर्ट किया, दूसरी पार्टी ने आके एडमिट कर लिया, तो क्या लिखा है, ऑर्डर 12 रूल 6 जजमेंट ऑन एडमिशंस। पार्टीज ने एडमिट ही कर लिया कुछ, तो उस पर जजमेंट कैसे पास करनी है, ठीक है। रिडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जिस पे आप रिलाय कर रहे हो, आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हो कि सर ये बंदे बुलाने हैं और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर मेरा सारा केस बेस करेगा, राइट। आपको उनकी एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। इनएडमिसिबल कौन बताता है, एविडेंस बताता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे अच्छा ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ले सकते हम, तो ये वापस कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, नो यू कांट गिव दिस, ठीक है। फिर आ जाओ जी सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। इसमें फ्रेम करेंगे इश्यूज, कोर्ट को सारे के सारे इशू पे जजमेंट देनी है। आपने अगर कभी जजमेंट पढ़ी हो, चाहे वो सीआरपीसी की है, चाहे वो क्रिमिनल की है, चाहे वो सिविल की है, कोर्ट अपने क्वेश्चंस बनाता है कि देखो ए की ये कहानी है, बी की ये कहानी है, अब हमारे सामने ये 3 सवाल पड़े जिसपे हमने एक एक करके जवाब देना है। तो वो जितने भी इश्यूज बनाते हैं उनको सब पे जवाब देना होता है। दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ योर जजमेंट। मटीरियल फ्रॉम विच इश्यूज आर फ्रेम्ड, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पहले, एग्जामिनेशंस। कहते हैं जब तक कोर्ट को प्रॉब्लम लग रही है तब तक कोर्ट इन तरीकों से हेल्प लेके इश्यूज फ्रेम कर सकता है। डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, पार्टी इज नॉट एट इशू। कोर्ट कह रही है कि आपको गुलेखा लग रहा है, आप इशू है ही नहीं, दोनों आप सेम बात कर रहे हो, आप क्यों आए हो कोर्ट पे। तो पहली ही हियरिंग पे क्या किया, खत्म कर दिया। डिस्पोज ऑफ मीन फिनिश। समनिंग और अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब जिन जिन लोगों का नाम आया था उन सबको समझ जाएंगे कि प्लीज आइए और अपने दोस्त की मदद कीजिए। आगे देखो, टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस कौन करेगा, ये इस रूल के अंदर दे रखा है। ये हमने प्रोडक्शन वारंट सीआरपीसी में भी करे थे कि कोई बंदा डिटेन्ड है तो उसको कैसे बुलाना है। यहाँ पे भी 16A, जो विटनेसेस डिटेन्ड हैं प्रिजन के अंदर उसको कैसे बुलाना। एडजर्नमेंट तो बहुत सिंपल है। एडजर्नमेंट क्या होता है, नेक्स्ट डेट डालनी। ये इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जी 3 एडजर्नमेंट्स हो सकती हैं। और कॉस्ट किस पे डलेगी, जो फॉल्टी पार्टी है। मान लो एक पार्टी आ रखी थी, दूसरी पार्टी नहीं आई, तो उसकी कॉस्ट किस पे डलेगी, नहीं अपीयर हुए इररेलेवेंट रीजन की वजह से।
रीजन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे रीजंस भी दे रखे हैं जी, इन रीजंस के ऊपर आप एडजर्नमेंट नहीं ले सकते, जैसे कि आपका काउंसिल ही फेल सिक, काउंसिल इज एंगेज्ड इन सम अदर कोर्ट, हाँ लेते तो आई हैं। मैंने आपको क्या कहा था, इधर सब सही लिखा, प्रैक्टिकल में क्या होता है दैट्स एंटायरली डिफरेंट, राइट। कहते कोर्ट में प्रोसीड notwithstanding either party fails to produce the evidence। अब क्या हो रहा है, देयर वाज दिस केस, जैसे कई बार क्या होता है ना, जजेस की सैलरीज नहीं आई, अभी 2000 ये सितंबर की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, एक हाई कोर्ट के जज की सैलरी ही रिलीज नहीं कर रहे थे, तो जज ने क्या बोला, कहते मोटिवेशन क्या है काम करने की, हमारे सीजीआई ने बोला देयर वाज द मोटिवेशन टू वर्क, मनी, and you are not giving a judge the money that he needs, why he would dispose of your cases, why he would work, so we immediately order you to release the salary जितने भी मंथ्स की पेंडिंग पड़ी है दो इनको, ठीक है। तो क्या होता है ना, मान लो आपके पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ पड़ा है एक वैलिड जजमेंट डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्या लिखा है इन्होंने कि दोनों पार्टी एविडेंस नहीं लेके आई, तो क्या कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकता, कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पड़ा है वो उसके बेस पे प्रोसीड विद उस केस के साथ कर लेगा, ही नीड नॉट टू बी एडजॉर्न। नेक्स्ट आ जाओ जी, हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको कहा था राइट टू सू सर्वाइव्स, ऑर्डर 22, राइट टू बिगिन जनरली किसका होता है, प्लेंटिफ का, वन हु असर्ट्स हैज टू प्रूव, राइट टू बिगिन किसका होगा, प्लेंटिफ का होगा, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में डिफेंडेंट का हो जाता है, मान लो 10 उसमें एलिगेशंस लगाए हैं, डिफेंडेंट आके सारे के सारे एग्री कर ले, अब हाँ जी बताओ हम तुसी दसो तुसी एग्री तो कर लिया, सो जनरल रूल क्या है जी, प्लेंटिफ के पास होगा राइट टू बिगिन। आप में से एक जन शिफ्ट कर जाओ एक के साथ और एक बैरेट मुझे दे दो, इट्स वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी टू कीप स्क्रॉलिंग लाइक दिस। अच्छा देखो हियरिंग कैसे करनी है, सब कुछ दे रखा है, सी रीड रूल 12, रिमार्क्स ऑन डिमीनर ऑफ द विटनेस, क्या जज डिमीनर होता है बिहेवियर, the हाव भाव of the person who's disposing of who's giving any sort of testimony, वो बहुत कि विटनेस ने ये बोला तो है पर वो बोलते हुए बहुत घबराया हुआ था, तो मेरा मानने में ये है कि जो ये बात कह रहा है वो उतनी रिलायबल नहीं है, बात समझ में आई, डिमीनर से समझे, डिमीनर इज द बिहेवियर ऑफ द विटनेस, एविडेंस कहते कैसे लेना है 138 जैसे कह रहा है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कैसे करना है, when deposition to be interpreted, memorandum when evidence not taken down by the judge, so there are a lot of, ये सारे प्रोसीजर कैसे हैं कि हियरिंग कैसे होनी है, एविडेंस कैसे लेने हैं, रिकॉर्ड कैसे करने हैं, विटनेस की बात कैसे सुननी है, ऑल ऑफ दैट, फिर एफिडेविट्स की आ गई, एंड देन योर जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट प्रोनाउंस कब होगी, पावर टू प्रोनाउंस, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जनरली आस्क्ड, एक इंसान एक जज जजमेंट लिख गया पर उसने प्रोनाउंस नहीं की, इतने में उसकी ट्रांसफर होगी या डेथ होगी या कुछ भी हो गया, तो नया जज आएगा, क्या जो नया जज आया है उसको दोबारा से केस देखना पड़ेगा कि वो जो ऑलरेडी लिखी हुई जजमेंट है उसको प्रोनाउंस कर सकता है। ऑर्डर 20 रूल 2 क्या बोलता है, पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय अ जज प्रीडिसेसर, हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि जजों ने सुनी नहीं कर लो कि मैं जजमेंट दे देगा, है ना, और लॉ तो लॉजिक पे चलता है, लॉ हमारे लॉजिक पे नहीं चलता है, लॉ लॉजिकल पे चलता है, सो ऑर्डर 20
rule 2 says what? You can pass that judgment, you can pronounce that judgment to be signed, court to state its decision on each issue. ये डायरेक्शंस क्या है? ये कोर्ट की तरफ है कि आपने जजमेंट कैसे लिखनी है, राइट? ये तो आपसे मार्जिनल नोट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जी. डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, मींस प्रॉफिट कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट, प्रीएम्पशन सूट. प्रीएम्पशन सूट क्या होता है? चलो नहीं पूछेंगे, विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल, क्या बाद में बताऊंगा. तो ये कॉस्ट है. फिर आ गई हमारी सबसे बड़ी महाभारत, एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में किस पे सवाल आता है? एप्लीकेशन, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है. प्रोसेस, स्टे, स्टे में से क्वेश्चंस आते हैं. एंड मूड्स, ऑर्डर 21, रूल 32. आरसीआर की डिक्री पास हुई है, हाँ जी, कैसे होगी? तो इसमें ना सवाल आ जाता है कि ए के खिलाफ आरसीआर की डिक्री पास हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग मूड्स कैन नॉट बी टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिक्री? अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, बोथ और नन. आरसीआर का पर्पस है इकट्ठे करना. तो अगर उसके अंदर अरेस्ट और डिटेंशन लिख दी तो बंदा क्या कहेगा? जेल च पा दो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहंदा. लॉजिक है. तो यहाँ पे अरेस्ट और डिटेंशन नहीं है. एक बार खोल के पढ़ लो. There is no arrest and detention for the execution of RCR. There is only attachment of the property. ठीक है मात्रो, हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर देते हैं आपकी. प्रॉपर्टी अटैच होने से सबको प्रॉब्लम है. हस्बैंड कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, जेल में रह लूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है. तो ये क्या है? मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन से आपके सवाल बनते हैं कि अगर पेमेंट ऑफ मनी की डिग्री है, किस किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है. स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो, आरसीआर की है या इंजंक्शन की है तो. सी ऑर्डर 21 रूल 39 टॉक्स अबाउट द सबसिस्टेंस अलाउंस. पीछे 57 में पढ़ा है, यहाँ 39 में है, राइट. अब आ जाएं आप 46 ए बी सी डी, नोटिस टू गार्निशिंग, मार्जिनल नोट क्वेश्चन. ये तो आप ठीक है उसमें से ढूंढ लोगे. एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस. अब ये कौन से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं? प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, उसमें एक थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड है. मैंने आपको आई गेस ये बताया था सीआरपीसी में. थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड कैसे है कि सर ये जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है ना, ये मेरे पास मॉर्गेज थी, अब आपने अटैच कर दी है, अब इससे रेंट मेरे को आ नहीं रहा, जो इसने मुझे पैसे देने थे अब नहीं दे रहा है, तो आप इसको हटाओ. Got my point? Somebody was interested, now that person has to raise a claim or the objection on that attachment. सेल्स में से सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं. It might be looking extremely overwhelming as of now, but आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे मेरा सवाल का जवाब कहाँ से ढूंढना है, और सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले सवाल समझ में आना चाहिए, राइट. देन टाइम ऑफ सेल कब होगी जी? मोड ऑफ मेकिंग द प्रोक्लेमेशन. सेल करनी है हमने, पहले क्या होता था? आपने चस्पानगी का कॉन्सेप्ट सुना है? चस्पानगी का, उसको क्या, अच्छा एक और चीज होती थी चस्पानगी इज तो pasting the summons on the conspicuous place of the courts and the house of the person residing, जिसको सम्मन देना, और उसके एरिया में कोई भी देखेगा, कोई तो बताएगा. एक होता है नगाड़े बजवा के अनाउंसमेंट करवाना, ये प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, वो एक मूड है प्रोक्लेमेशन का, that this property is gonna be sold off. ये तो है सेल जनरली, मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात कर रहा है. 74 से क्या है? सेल ऑफ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी.
इस तरह से होएगी जी, पब्लिक ऑक्शन से होती है। ये तो हमने सबने देखा है, हम कॉमन सेंस की चीज है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑक्शन देखा है कभी? ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स की रजिस्ट्रियां रखी हुई हैं, ये ऑक्शन कर रहे हैं, कभी सुनो? आर्टिकल्स के ऑक्शंस होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऑक्शंस होते हैं। कैसे होता है? हाँ जी, ये घड़ी है, ये लोग तो रोम से लाए थे इतने डॉलर की, और इसकी बिडिंग शुरू होती है जी 20,000 रुपए से। 20,000 एक, 20,000 दो, कोई कहेगा फिर 22,000, 22,000 एक, 22,000 दो, फिर 25,000। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्शन, जिसमें बिडिंग्स होती हैं। और बिडिंग में अगेन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा कब होती है फाइनल ऑक्शन? जब वो फॉल ऑफ हैमर होता है, तीसरा फॉल ऑफ हैमर, ऑक्शन डन, राइट। फिर इमूवेबल की कैसी होगी जी? वो उन्होंने लिख रखा है, इसमें से टाइम लाइंस पे क्वेश्चन आ जाता है। आपके सीपीसी में या तो सेक्शन बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या आपसे आएगा टाइम बेस्ड, कि कितना टाइम दे रखा है ये करने का। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आपकी 30 दिन में आ जानी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 दिन हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपसे टाइम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आ जाए डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी। डू यू रीड अ वर्ड राइट टू सू सर्वाइव्स? राइट टू बिगिन, ऑर्डर 16। राइट टू सू सर्वाइव, ऑर्डर 22। अबेटमेंट होता है खत्म हो जाना। फिर आ जाए विड्रॉल एंड दी एडजस्टमेंट ऑफ सूट। विड्रॉल ऑफ द सूट और अबैंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम, मतलब पूरा सूट नहीं करना है सर, कुछ पार्ट करना है। कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, हम कोर्ट में जाके बताएंगे कि सर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास कर दो, ठीक है। पेमेंट इनटू द कोर्ट, डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। डिफेंडेंट करेगा ना डिपॉजिट, मैंने आपको क्या बोला था कि सर ये लेके भाग जाएगा। डिफेंडेंट को बोलो डिपॉजिट करे, नोटिस ऑफ डिपॉजिट देगी कोर्ट कि आइए भरिए पैसे। फिर आ जाओ सिक्योरिटी, फिर कमीशंस, व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट वंस। इसमें से तो कुछ नहीं आएगा, जनरली तो आता नहीं है। किसी कैपेसिटी 27 से लेके 31 तक कुछ नहीं पूछते, सीधा पूछते हैं माइनर्स, माइनर या अनसाउंड। माइनर या अनसाउंड ने डालना है, नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू डलेगा। माइनर या अनसाउंड के खिलाफ डला है तो गार्डियन। ये दो कैपेसिटीज हैं, बाय द माइनर और अनसाउंड, नेक्स्ट फ्रेंड, अगेंस्ट द माइनर और अनसाउंड, गार्डियन। अब यहाँ पे क्या है, गार्डियन कैसे अपॉइंट किया जाएगा? गार्डियन वहां से हटना चाहता है तो नया बंदा खुद से पहले अपॉइंट करके देखे जाएगा। जहां पे कोर्ट को लगा कि गार्डियन अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे खेल रहा है, उसको हटा दिया जाएगा। तो एक माइनर और एक अनसाउंड ने सूट कैसे चलाना है वो आपका ऑर्डर 32 डील करता है। मैटर कंसर्निंग फैमिली में इसमें सिर्फ एक है, ऑर्डर 32A के रूल 2, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। सारे आपके मैट्रिमोनियल केसेस इन कैमरा हेल्ड किए जाते हैं। बाय इन कैमरा मींस प्रिवेसी में पार्टीज होंगी, पार्टीज के प्लीडर्स होंगे और जजेस होंगे, अदरवाइज कोई भी बैठ सकता है किसी की भी प्रोसीडिंग्स में। आपने देखा भी जब कोर्ट गए होंगे तो देखा होगा सारे लॉयर्स बैठे होते हैं, फैमिली उसमें नहीं होती, उसमें सिर्फ पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कभी भी आप जाके नोटिस कर लेना, किसी भी डिवोर्स केस में कोई तीसरा लॉयर भी नहीं होता। मैंने क्या बोला, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। आप हाई कोर्ट में गए जाके भी देखोगे तो
मेजॉरिटी आपको फैमिली केसेस में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए आते हैं कपल्स, द रन अवे कपल्स, एंड गिव अस द प्रोटेक्शन, आवर पेरेंट्स वांट टू डू दिस व्हाटएवर। इंडिजेंट कौन होता है? गरीब, जिसके पास पैसा ही नहीं है, 1,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं है, और उस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं है, और वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ की भी हो सकती है कि सर मेरी तो यही सारी प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ के मेरे पास तो 1,000 रुपए के एसेट्स भी नहीं है, मैं तो इंडिजेंट में हूँ। पर्सन कैन बी ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी बट कैन क्लेम एज एन इंडिजेंट। इंडिजेंट होता है उसमें आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज है ये देखा जाता है। कहते हैं इंडिजेंट ने सूट कैसे फाइल करना है। रूल 1 कहता है पहले तो जी इंडिजेंट कर सकता है। 1 ने कहता है कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि इंडिजेंट है भी कि नहीं, कि पागल बना रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे होगी, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, रिजेक्शन रूल 5 में है। कब होगी रिजेक्शन? या तो तुम झूठ बोलते हुए पकड़े गए, या तुम अभी ये एप्लीकेशन कंटेस्ट कर ही रहे थे कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई, अब तुम्हारे पास पैसे हैं कोर्ट को देने के लिए। नथिंग, सिर्फ टाइटल याद रखना। 35 इज इंटरप्लीडर। स्पेशल केस मैंने आपको क्या कहा था? फ्रेंडली सूट्स, पावर टू स्टेट केस फॉर द कोर्ट्स ओपिनियन। मैं अपना केस सिर्फ आपका ओपिनियन जानने के लिए डाल रहा हूँ, अदरवाइज कोई डिस्प्यूट नहीं है एक्चुअल। समरी प्रोसीजर एंड देन इंपॉर्टेंट, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। सिक्योरिटी ऑफ अपीयरेंस क्रिमिनल लॉ में बॉन्ड्स कहते हैं, वो भी सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस ही है ना। हमें नहीं लगता तुम आओगे भाई। यहाँ पे क्या बोला? वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश अ सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, कि तू हमारे हाथ कुछ देके जा कि अगर तू नहीं आया तो हम इसको फॉरफीट कर ले, ठीक है। ये आपकी आ गई अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट एग्जीक्यूशन वाली नहीं है, ये ड्यूरिंग द ट्रायल वाली है। टेम्पररी इंजंक्शंस, रिसीवर, ये आपने रिसीवर अपॉइंट कैसे करना है, उसकी फीस कैसे डिसाइड होएगी, ड्यूटीज क्या होंगी, एंड व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड एज अ रिसीवर। ओरिजिनल डिक्री, सो ये आप डिक्री से, डिक्री वाले तो सेम से ही है, ओरिजिनल डिक्री से, एपेलेट डिक्री से, ऑर्डर्स की डिक्री से, इंडिजेंट ने डिक्री अपील कैसे डालनी है, ऑल ऑफ दैट। सो विल यू बी एबल टू फिगर आउट द क्वेश्चन आस्क्ड एंड दी, कहाँ से ढूंढना है भाई? 51 ऑर्डर्स में नहीं दिमाग चलता उस टाइम, बट आपने ध्यान बस क्या रखना है जी, 1 से 20 के बीच में प्रोसीजर है सारा। एक कहता है पार्टीज होनी चाहिए, और वो पार्टीज कैसी कैसी होंगी, ऑर्डर 3 और 27 से 36 के बीच में बात करी गई है। बाकी जितने बचते हैं थोड़े से ऑर्डर्स डील करते हैं कि प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएं, पार्टीज नहीं आई, ऑर्डर 9, इंपाउंडिंग करनी है, डिस्कवरी करनी है, अपने क्या कहते हैं उसको, तो ये आपके ऑर्डर 11, 12 और 13। 12 इज योर एडमिशंस। अगर डेथ हो जाती है पार्टी की, ऑर्डर 22। फैमिली प्रोसीडिंग्स है, ऑर्डर 22A। विड्रॉल करना है 23, पेमेंट इनटू कोर्ट करना है 24, सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट देनी है 25। ये सारे ड्यूरिंग द ट्रायल की इश्यूज की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपने क्या आ जाते हैं, ऑर्डर 41 अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, 42 appellate decree, 43 appeal from the orders, 44 is the appellant from the indigent. So this is basically a brief frame of how orders work, right? And few of the judgments, if you allow me some time, probably like day after tomorrow, I want to add few judgments in this. अब इसमें ये तो मैंने आपको भेजनी है, यू जस्ट हैव टू रीड कि कौन सी जजमेंट किस किस के रिलेशन में डील करती है। डिक्रीज के रिलेशन में ये है, रेस जुडिकाटा के रिलेशन में ये है। अब मैंने आपको क्या कहा था, सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, 1999 की जजमेंट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट 2002 की इंपॉर्टेंट है। क्यों? सारी की सारी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर दी थी इन्होंने, सारी गलत है, जरूरत ही नहीं। क्यों इतना
इतना सारा आपने इतना डिटेल्स डाल दी हैं, नॉनसेंस है। इस जजमेंट में हर एक अमेंडमेंट के बारे में लिखा गया था कि ये वैलिड क्यों है, राइट। क्या डिक्री होल्डर सिर्फ प्लेंटिफ हो सकता है? तो हार भी तो सकता है सूट। तो जो हारा है वो क्या होता है? जजमेंट डेटर। जो जीता है वो डिक्री होल्डर। फूलचंद में क्या कहते हैं? देयर इज नथिंग व्हिच प्रोहिबिट्स द पासिंग ऑफ मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिक्रीज। प्रीलिमिनरी डिक्रीज होता है जुरिसडिक्शन में है कि नहीं है, लिमिटेशन में है कि नहीं है, क्या आपका ये सूट मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। गॉट माय पॉइंट? कि आप एक सेकेंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से दैट सूट इज मेंटेनेबल और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हाँ जी, सूट मेंटेनेबल भी है कि नहीं है? क्या आप ये मैटर लेके आ भी सकते हो कि नहीं आ सकते हो? एक्स का डिवोर्स चल रहा है, आप चले गए सूट डालने, आप डाल सकते हो? कोर्ट क्या कहेगा? नॉट मेंटेनेबल। आपका प्लेंट ही मेंटेनेबल ही नहीं है एट फर्स्ट कॉस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं, चलो जज को नहीं लगा पता जी लिमिटेशन में है कि नहीं है, या जूरिसडिक्शनल है नहीं है। डिफेंडेंट आया, उसने कहा हेलो कहाँ आए हो, जूरिसडिक्शन में तो आओ कम से कम। तो कोर्ट कह रही अच्छा जूरिसडिक्शन में नहीं है, चलो एक काम करते हैं, सारा मैटर सुनने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि जूरिसडिक्शन में है कि नहीं है। तो वो जो डिग्री आएगी उस इशू के ऊपर वो कौन सी होगी? प्रीलिमिनरी डिग्री, विच इज नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द सूट इन इट्स एंटायरिटी। तो इसमें क्या कहा? मल्टीपल प्रीलिमिनरी डिग्रीज हो सकती है, जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा हो सकता है। सो इसी तरह ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, ये आपके जूरिसडिक्शन के बारे में बताया था। जो तो आपका टेरिटोरियल और पेक्यूनरी है वो है आपकी इर्रेगुलर जूरिसडिक्शन, डजंट गेट टू द रूट्स ऑफ द केस। ये डिफेक्ट कहते हैं जड़ों तक नहीं घुसता केस के। जो चीज जड़ों में घुस जाती है तो चीज को बेस से हटा देती है ना। जब कीड़ा जड़ में लगता है तो पूरा प्लांट उखाड़ना पड़ता है, और अगर सिर्फ पत्ते पे लगा है तो पत्ता तोड़ देता है, प्लांट तो एज इट इज रहता है। इर्रेगुलर जूरिसडिक्शन का कीड़ा सिर्फ पत्ते पे लगता है, डजंट मैटर, प्लांट विल स्टे एज इट इज। इनहेरेंट लैक ऑफ जूरिसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर का जूरिसडिक्शन का लैक होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या? किसी ने डिवोर्स डिग्री पास कर दी, कर ही नहीं सकता था, इनहेरेंट लैक है, लॉ अलाउ ही नहीं करता। ये वाला लैक क्या करता है? जड़ों तक घुसता है। तो जब डिग्री की जड़ों तक ही घुस गया एक लैक तो हम उसको क्या है, सारा प्लांट ही उखाड़ना पड़ता है, मतलब डिग्री ही नलिटी है। बात समझे? और ये दूल्हा भाई में क्या बोल रहे हैं, हम तो मानकर चलेंगे हर कोर्ट की प्रिजम्पशन है, जिसको प्रॉब्लम है वो प्रूव करे। डिपेंडेंट आके बोले सर जूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है प्रूव करो, मैं तो मान के चल रहा हूँ मेरे पास है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे जूरिसडिक्शन के ऊपर है और हो सकता है जूरिसडिक्शन का क्वेश्चन डाल के सारे जूरिसडिक्शन के लैंडमार्क डाल दें। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, यू कैन आस्क मी, राइट। देन ये देखो क्या है, लैक ऑफ जूरिसडिक्शन। अगर टेरिटोरियल है, पेक्यूनरी है, तो कहते हैं अलग है ये चीजें, एक साइड टेरिटोरियल और पेक्यूनरी, एक साइड सब्जेक्ट मैटर। फिर जी आपकी आती हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रेस जुडिकाटा के ऊपर और रेस सब जुडिस के ऊपर। रेस जुडिकाटा क्या है? हाँ एक और चीज एडिशनल, रेस जुडिकाटा रिट्स पे भी लगता है एक्सेप्ट द हेबियस कॉर्पस। सवाल आ जाए कि रेस जुडिकाटा फॉलोइंग किस पे अप्लाई नहीं होता और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है उसमें, सो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के ऊपर नहीं अप्लाई करता, ठीक है।
So there are several judgments that I have incorporated. By tomorrow evening, max tomorrow evening, I will send this draft into the group. तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, सिंपल भाषा में ही लिखा हुआ है. अगर कोई शब्द समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना. I'll be here only. आप कितने बजे आ जाते हैं? If you have any issues, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो मेरे से टेक्स्ट पे ही पूछ सकते हैं ऑफ कोर्स. अगर आपको इशू, आप थोड़ा जल्दी आ जाना. I'm here till 6 tomorrow. राइट? सो ये मैं आपको सब भेज दूंगी. बस ओवरवेल्म नहीं होना सीपीसी के क्वेश्चंस देख के. सिर्फ दो तरह के आएंगे, प्रोविजन बेस्ड और डायरेक्ट बेस्ड. और ऑप्शंस नीचे से पढ़ने शुरू करना है, एक्साइट नहीं होना है. गॉट माय पॉइंट? चलो जी, लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो विद योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. साइबर इज टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इज योर PIL. ठीक है जी, चलो.